नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पार्क एडुकॉप पे। मैं प्रवीण चौबे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं आप सभी का और आशा करता हूं बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सारे मजे में होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक सीरीज चलाएंगे अभी जो महान स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, जिसमें हम लोग 2 क्लास इससे पहले कर चुके हैं, एक भगत सिंह के ऊपर और एक चंद्रशेखर आजाद के ऊपर। आज की क्लास में हम जिस स्वतंत्रता सेनानी की बात करने जा रहे हैं उनके नाम से आप लोग अच्छी तरीके से परिचित हैं। आज हम लोग बात करेंगे वल्लभ भाई पटेल की। देखिए, इससे पहले जिन क्रांतिकारियों की बात की हमने, वो स्वतंत्रता से पूर्व उनको फांसी दे दी गई या उनकी डेथ हो गई या उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन वल्लभ भाई पटेल एक ऐसा नाम है जो स्वतंत्रता से पहले भी बहुत महत्वपूर्ण है और स्वतंत्रता के बाद भी। तो चलिए बात करते हैं वल्लभ भाई पटेल की। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 एक जगह है नादियाड, जो वर्तमान में गुजरात में है, और उस समय ये किसका पार्ट था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था। उसमें महाराष्ट्र और गुजरात का पूरा हिस्सा आता था। यहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके फादर का नाम, इनके पिताजी का नाम झावेर भाई पटेल और इनकी मदर का नाम लाडबा था। तो वल्लभ भाई के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करें, पटेल साहब के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करें, इससे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये शख्सियत क्या थे। इनको पढ़ने से पहले थोड़ा सा इनको जानते हैं। और किसी को जानने के लिए अगर हम उसके उपनामों पर चर्चा करें, उपनाम क्या होते हैं भाई? कभी कभी हम अपने गली मोहल्ले, अपने स्कूल में या जहां पर हमारी फील्ड होती है काम करने की, वहां पे हम कुछ लोगों को नाम देते थे जैसा वो काम करते हैं। किसी को टाइगर बुलाते हैं, किसी को चीता बुलाते हैं। तो वैसे इनके अगर उपनामों की बात करें तो इनका एक प्रसिद्ध नाम है सरदार। सरदार कौन होता है? जो सबको लीड कर सकता हो। तो इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है, यानी लीड करने की क्षमता थी, नेतृत्व करने की क्षमता थी। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत के लौह पुरुष। कौन है लौह पुरुष? जिसके इरादे बिल्कुल लोहे की तरह से मजबूत हो, मजबूत इरादों वाले थे। और तीसरा जो नाम है वो है बिस्मार्क ऑफ इंडिया। अब आप कहेंगे सर ये बिस्मार्क कौन था? तो बिस्मार्क के बारे में डिटेल में तो हम कभी चर्चा करेंगे जब जर्मनी की बात होगी, विश्व युद्धों की बात होगी। लेकिन थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि ये जर्मनी का, जो आज जर्मनी देखते हो, आप जो देश देख रहे हो, जहां की चांसलर है एंजेलिना मर्केल, बिस्मार्क वहां के रहने वाले थे और इनको फादर ऑफ जर्मनी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जर्मनी छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। 1875 में इसने जर्मनी का एकीकरण किया था और ठीक वैसा ही एकीकरण आफ्टर 1947 किसने किया भारत के लिए? सरदार पटेल ने किया। तो चलिए इनके बारे में हम लोग जानते हैं और चीजें सीखते हैं। देखिए, इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक वकील के रूप में की और वकील की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लंदन से वकालत की थी। और इन्होंने अपना जो वर्क फील्ड चुना वो था अहमदाबाद। अहमदाबाद और गुजरात में जो उस समय सामाजिक कुरीतियां, कुप्रथाएं, अंधविश्वास, आडंबर थे, जाति प्रथा का बोलबाला था, नारियों का वहां पर उतना महत्व नहीं दिया जाता था। तो उन सबके लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया। और इनकी जो 1917 में इनके जीवन में प्रमुख परिवर्तन आता है जब इनकी मुलाकात होती है किसके साथ? गांधी जी के साथ होती है। देखिए, गांधी जी इस समय यहां पर क्या कर रहे थे? 1917 में गांधी जी खेड़ा सत्याग्रह कर रहे थे, एक किसान आंदोलन जिसके बारे में हम लोग गांधी जी के बारे में जब पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। एक किसान सत्याग्रह था। इसी के दौरान गोधरा में, कहां पर मुलाकात हुई थी? गोधरा,
गुजरात में एक जगह है। गोधरा में गांधी की मुलाकात होती है, गांधी जी की मुलाकात होती है पटेल जी से, और खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दे देते हैं किसको? पटेल को। और उनकी नेतृत्व क्षमता से अत्यधिक प्रभावित होते हैं और उनके मृत्यु के समय तक, यानी यहां 1917 में दोनों मिलते हैं और 30 जनवरी 1948 तक दोनों के बीच बहुत प्रगाढ़ संबंध रहे। जिस तरह से गांधी जी नेहरू जी के साथ संबंधित है, उसी तरीके से पटेल के साथ भी इनका एक महत्वपूर्ण रोल था। इसके बाद एक कांग्रेस में आ जाते हैं। कांग्रेस में आने के बाद गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी की स्थापना होती है 1920 में, जिसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए 1920 में गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी की स्थापना होती है और इसके अध्यक्ष बनते हैं, इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं और इस पद पर 1920 से लेकर के 1945 तक पटेल जी काबिज रहे। ध्यान रखिएगा, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने 1920 में और उसी समय इसकी स्थापना भी हुई और 1945 तक इसके अध्यक्ष बने रहे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी बढ़ चढ़ के भाग लिया, लेकिन एक प्रमुख घटना इनके जीवन से संबंधित है 1923 में। देखिए ये किताबों में आपको काफी कम मिलेगा। नागपुर झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह क्या था? यहां पर अंग्रेज अधिकारियों ने लोगों को पब्लिक प्लेस में अपना झंडा फहराने से मना कर दिया था। इसके विरोध में ये लोग पटेल को बुलाते हैं, पटेल वहां पर एक सत्याग्रह करते हैं, आंदोलन करते हैं और नागपुर के लोगों को फिर से पब्लिक प्लेस में झंडा फहराने की इजाजत मिल जाती है। ये एक महत्वपूर्ण योगदान इनका नागपुर और भारत के लिए वहां पर माना जाता है। इसके अलावा अहमदाबाद नगर पालिका के चेयरमैन के पद पर भी चुने गए 3 बार, 1922, 1924 और 1927। देखिए 1927 तक पटेल कहीं ना कहीं गांधी की प्रतिछाया में आगे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन 1928 में एक घटना होती है जिसके बाद पटेल का जो रोल है वो बहुत ज्यादा कांग्रेस के अंदर और भारत के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए 1928 में क्या होता है? बारदौली सत्याग्रह। बारदौली गुजरात में एक जगह है। क्या था यहां पर? पहले तो ध्यान रखिएगा, ये एक तरह का किसान सत्याग्रह था। यहां पर जो भूकर अधिकारी थे अंग्रेजों के, उन्होंने लगान को जो है वो तकरीबन 30% तक बढ़ा दिया था और ये लगान दे पाने में किसान बिल्कुल असमर्थ थे। इसलिए इन्होंने गांधी से पहले अपील की और गांधी के कहने पर पटेल बारदौली आते हैं और किसानों के लिए सत्याग्रह करते हैं और इनकी सारी मांगों को अंग्रेजों के द्वारा मान लिया जाता है, मजबूर होकर के मानना पड़ता है और यहां से पटेल फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा इन्होंने। इनसे संबंधित सभी घटनाओं में एक बेहद प्रमुख घटना है 1931। यह साल बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी साल कांग्रेस का कराची सेशन हुआ। अभी कराची पाकिस्तान में है, जानते हो आप इसके बारे में। कराची अधिवेशन, देखिए कराची अधिवेशन में एक कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए, पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और इस अधिवेशन में प्रमुख क्या है या मुख्य रूप से कौन सी घटना हुई वो ध्यान रखिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि इसी में
फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों से संबंधित बिल प्रस्तुत किया गया। यानी पहली बार भारतीय लोगों के लिए कुछ अधिकारों की मांग की गई जो निश्चित रूप से सरकार को देना ही था। जो मौलिक अधिकार आज हम लोग पॉलिटिक जब कभी क्लास करेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो दूसरी बात है वो इसी में पहली बार सिविल लिबर्टी की बात हुई, नागरिक स्वतंत्रता। क्योंकि देखिए मुख्य रूप से यही चीजों की मांग हो रही थी अंग्रेजों से कि कम से कम अगर स्वतंत्रता नहीं तो कम से कम हमें कुछ चीजों में तो अधिकार या स्वतंत्रता दी जाए। तो इन्हीं चीजों को लेकर के जब इन मांगों को धीरे धीरे माना जाने लगा तो 1947 में आकर के भारत आजाद हुआ। इसके बाद भी कई सारी घटनाएं। एक चीज और एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है कि जो 1937 में 1937 में आम चुनाव हुए, पहली बार भारत में चुनाव हुए थे, उसमें पटेल ने कहां से पार्टिसिपेट किया था, या किया था कि नहीं किया था। तो आप लोग इसका उत्तर देंगे कि नहीं, इन्होंने भाग नहीं लिया था। अभी देखिए स्टेटमेंट देखिए क्वेश्चन आ जाता है कि पटेल जी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि इनका ये है, इनका ऐसे है, ये भाग लिया था कि नहीं लिया था। तो उसमें 1 2 3 1 2 1 3 4 ऐसे करके आपको आंसर देना होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 1937 के आम चुनाव में इन्होंने भाग नहीं लिया था। उसके बाद 1942 में जब गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया तो इस दौरान ये गिरफ्तार किए गए और 1942 से 1945 तक कहां पर, अहमदनगर फोर्ट, यहां पर एक कैदी के रूप में इनको रखा गया। ठीक है। यहां से जब 1945 में स्वतंत्र होते हैं तो असली काम इनका अब शुरू होता है। भारत अब आजादी की तरफ बढ़ रहा था, विश्व युद्ध खत्म हो चुका है। देखिए भारत आजादी की तरफ बढ़ रहा है, विश्व युद्ध खत्म हो चुका है। और 1946 में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है, यानी एक तरह की टेम्परोरी गवर्नमेंट बनाई जाती है जिसको वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोला गया। उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हेड तो वाइसराय था, वाइस प्रेसिडेंट उसका बनाया गया किसको, नेहरू जी को। और उस गवर्नमेंट में, उस अंतरिम सरकार में पटेल साहब के जिम्मे जो पद आया था वो था गृह मंत्रालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय। याद रखिएगा गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पटेल वाज होम मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। उसके बाद 1947 में यहां पर गांधी के साथ पटेल का एक कॉन्फ्लिक्ट आता है जब 3 जून की जो योजना है, जो माउंटबेटन लेकर के आता है कि 2 देश बनेंगे भारत और पाकिस्तान, इसका विरोध करते हैं गांधी। लेकिन 2 प्रमुख नेता कौन कौन, नेहरू यानी नेहरू जी और पटेल साहब, ये दोनों लोग उसके समर्थन में थे कि हां जी स्थिति ऐसी है कि 2 देश बनाए जाने चाहिए और भारत और पाकिस्तान इस तरह से 14 अगस्त और 15 अगस्त को 2 स्वतंत्र देश बनाए जाते हैं। नेहरू उस स्वतंत्र सरकार में प्रधानमंत्री बनते हैं। इस पे भी बहुत सारा विवाद है कि कई लोग चाह रहे थे कि पटेल बने, लेकिन गांधी के कहने पर और लोगों के कहने पर इनको पीएम बनाया गया और पटेल इसमें उप प्रधानमंत्री बनाए गए। और साथ में इनको गृह मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी गई। अब देखिए यहां से रोल इनका क्या बनता है। जब भारत आजाद हुआ उस समय
भारत और पाकिस्तान जब आजाद हुए तो उस समय भारत में तकरीबन 562 रजवाड़े थे। रजवाड़े यानी कि देखिए उस समय भारत में 562 रजवाड़े थे। रजवाड़े क्या थे? ये अंग्रेजों के अधीन तो थे लेकिन अंग्रेज सरकार के अंडर नहीं थे, तो इसलिए इनको ये स्वतंत्रता दी गई कि ये अपनी इच्छा से चाहे तो पाकिस्तान में या चाहे तो इंडिया के साथ मिल सकते हैं। अब चूंकि भारत के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होने के नाते नेहरू जी भी चाहते थे कि ये सारे ज्यादा से ज्यादा, या और नेता चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग भारत में मिले। ये जिम्मेदारी दी गई किसको? पटेल साहब को। और इन्होंने अपने साथ मिलाया वीपी मेनन को, जो उस समय सेक्रेटरी थे। वीपी मेनन के साथ मिलकर के इन लोगों ने इन 500 रजवाड़ों से बातचीत चलाई और इन 500 में से अधिकतर 15 अगस्त 1947 तक भारत में मिलने को तैयार हो गए। लेकिन 3 ऐसे रजवाड़े थे जो भारत में नहीं मिलना चाह रहे थे, यार स्वतंत्र रहना चाह रहे थे। उसमें जूनागढ़, दूसरा है हैदराबाद, और तीसरा है आप जानते हो J&K, जम्मू और कश्मीर। अब देखिए क्या हुआ, जूनागढ़ यहां का जो किंग था, जो राजा था, वो मुस्लिम था और ये चाहता था पाकिस्तान के साथ मिलना। लेकिन जूनागढ़ की जो जनता थी, यानी 80% जनता जो थी वो हिंदू थी। अब ये जो राजा है पाकिस्तान चला गया, वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करता है। लेकिन उसी समय पटेल भारत के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे। ध्यान रखिएगा उस समय नेहरू जी यूरोप टूर पे गए हुए थे। पटेल ने यहां पर सेना भेज दी और एक जनमत संग्रह कराया गया, जिस जनमत संग्रह में मोर देन 99% लोगों ने भारत के साथ मिलना चाहा और इस तरह से जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। दूसरी रियासत थी हैदराबाद। हैदराबाद में भी ठीक वही स्थिति थी। 80% जो थे वो हिंदू थे रहने वाले, लेकिन जो नवाब था वो मुस्लिम था। वो स्वतंत्र रहना चाहता था या उसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ था। यहां पर सेना भेजी गई, आर्मी ऑपरेशन चलाया गया, युद्ध हुआ। युद्ध में निजाम की हार होती है, वो अधीनता स्वीकार कर लेता है। इस तरीके से हैदराबाद को भी भारत में मिला लिया जाता है। जम्मू कश्मीर के साथ क्या हुआ, इसके लिए हम लोग एक अलग क्लास लेंगे और उसमें यह भी बताएंगे कि किस तरह से अभी जम्मू कश्मीर से धारा 35 और 370 को समाप्त किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये तो सारी बातें हम लोग पटेल के बारे में जान गए। थोड़ा सा पटेल जी के बारे में कुछ और बात करेंगे कि इसके अलावा इनसे जुड़ी हुई क्या चीजें हैं। तो जो इनसे जुड़ी हुई, अब हम पटेल जी के बारे में जानते हैं कि इनसे जुड़ी हुई क्या चीजें हैं जो एग्जाम के लिए और जरूरी हैं। तो चलिए देखिए एक तो पूछता है कि इनको भारत रत्न कब दिया गया। तो भारत रत्न इनको मरणोपरांत 1991 में दिया गया था, ठीक है, 1991 में। और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, अभी हाल फिलहाल काफी सुनने में आया, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। 182 मीटर हाइट है इसकी। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति इन्हीं की याद में बनाई गई। और इनकी जो डेथ हुई थी, मृत्यु, वो हुई है 15 दिसंबर 1950 में बिरला हाउस, बॉम्बे। देखिए इनका जो जन्म है यानी 31 अक्टूबर
वो किस रूप में मनाया जाता है? 2014 में इसकी शुरुआत की भारत सरकार ने राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज इनके बारे में जान लीजिएगा, जो उस समय का आईसीएस था, इंडियन सिविल सर्विसेज, वो अंग्रेजों की देन थी, लेकिन आजादी के बाद जो अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत की गई उसमें पटेल साहब का बड़ा योगदान था, इसलिए इनको फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज कहा गया, जिसको आप आईएएस के नाम से जानते हो, फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। तो आज की वीडियो में हमने पटेल जी के बारे में पढ़ा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वैसे भी हम सुधार की कोशिश लगातार कर रहे हैं, तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखिए ज्यादा से ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।